Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pulse Point, and today we are going to cover the disease that is pharyngitis. तो सबसे पहले अगर हम इस डिजीज़ को स्प्लिट करें इनटू टू पार्ट्स तो वो बनता है फेरिंग्स प्लस आइटिस। यानी कि फेरिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फेरिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन थ्रोट। यानी कि इसका पहला कैरेक्टराइजेशन हमें देखने को मिलता है सोर थ्रोट से, यानी कि थ्रोट में पेन का कंडीशन डेवलप होना। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है बट एक रेयर सीरियस कंडीशन होती है और ये यूजुअली तभी अकर करती है जब या तो एक वायरस या फिर बैक्टीरिया जो होता है वो अटैक करता है। तो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन। अब बात आती है कॉजेज़ की। तो मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि ये तभी कॉज होता है जब कोई वायरस अटैक करता है या फिर कोई बैक्टीरिया। तो नंबर 1 इज़ वायरल इन्फेक्शन, और इसमें जो वायरसेस हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, साइटोमेगलो वायरस एंड एप्स्टीन बायर वायरस, जिससे कॉमनली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होते हैं। तो ये वायरसेस कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं और जितने भी केसेस आते हैं फेरेंजाइटिस में उसमें 40 to 80% के जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि इट हैज़ अकर्ड ड्यू टू द अटैक ऑफ वायरस। फिर अगर हम सेकेंड कॉज की बात करें तो वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि फेरेंजाइटिस हो रहा है बैक्टीरिया के अटैक के कारण। तो इसमें जो हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि पर्टिकुलरली ग्रुप ए का होता है, जो कॉज करता है स्ट्रेप थ्रोट। इसके कारण ही इट कैन लीड टू द बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, और इसका रेशियो जो देखने को मिलता है दैट इज़ 15 to 30% ऑफ द केसेज आर कॉज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देख लेते हैं जनरल फाइंडिंग, कौन कौन सी फिजिकल फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेगी वायरल में और बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में। तो अगर वायरल की हम बात करें तो फेरेंजियल रेडनेस देखने को मिलेगा। फेरेंजियल रेडनेस का मतलब होता है जो फेरिंग्स का पार्ट होता है ना उसमें रेडनेस डेवलप होना, और टॉन्सिलर एरिदेमा यानी कि टॉन्सिल्स में भी रेडनेस होना। लेकिन हम अगर बैक्टीरियल की बात करें तो पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है दैट इज़ पैलेटल पेटिके, यानी कि ये क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं ब्राउन रेडिश कलर के जो कि पैलेट पर विजिबल होने लगते हैं। फिर टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नंबर 3 इज़ एंगुलर चिलाइटिस, यानी कि क्या होता है जो कॉर्नर ऑफ द माउथ होता है ना यहाँ पे क्रैक्स या फिर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होना, और कर्ड लाइक प्लाग देखने को मिलेगा इन द फ्रंट ऑफ द टंग। तो दिस इज़ अबाउट द जनरल फिजिकल फाइंडिंग्स। तो ये दो कॉज के अलावा जो अदर कॉज होते हैं वो होता है हमारा एलर्जीज। अगर जो पर्सन है इंडिविजुअल है उसको एलर्जिक रिएक्शंस है पॉलन से, डस्ट से या फिर कोई भी एलर्जन से जो कि थ्रोट को इरिटेट कर सकता है, तो वो भी कॉज कर सकता है फेरेंजाइटिस को। फिर इरिटेंट्स आ सकते हैं, यानी कि स्मोक, पोल्यूशन, ड्राई एयर, ये भी इरिटेट कर सकते हैं थ्रोट को और इट कैन लीड टू फेरेंजाइटिस। इसके बाद हम GERD की बात करेंगे, यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसमें क्या होता है जो स्टमक का एसिड होता है फ्लो कर जाता है बैक इनटू द थ्रोट, और ये दिस कैन इरिटेट एंड इन्फ्लेमेट द फेरेंजाइटिस, यानी कि जो स्टमक का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक आ जाएगा इनटू द थ्रोट। तो ऑब्वियसली उसमें गैस्ट्रिक एसिड का कंटेंट तो प्रेजेंट होगा जो कि क्या कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, और इसके कारण फेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ओरल थ्रश, तो इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी कॉज्ड बाय फंगस कैंडिडा एल्बिकन एंड इट मे बी स्प्रेड टू थ्रोट एंड कॉज इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट। तो ओरल थ्रश के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके बाद पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द नोज कैन ड्रिप डाउन द थ्रोट एंड कैन लीड टू फेरेंजाइटिस। कई बार बहुत ज़्यादा म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है और वो ड्रिप डाउन कर जाता है, यानी नीचे पहुंच जाता है टुवर्ड्स द थ्रोट, और वहाँ पर उसका प्रेजेंस होने के कारण वो लीड कर सकता है फेरेंजाइटिस। इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ट्रॉमा या फिर फिजिकल इंजरी से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दिस इज़ अबाउट दी कॉजेज़। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप में अगर हम बात करें तो पहला होता है अक्यूट फेरेंजाइटिस एंड दूसरा होता है हमारा क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो अक्यूट फेरेंजाइटिस इज सडन पेनफुल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द फेरिंग्स, यानी कि ये सडन होगा, पेनफुल होगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा या फिर इन्फेक्शन फेरिंग्स में, यूजुअली कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट। तो सबसे पहले जो सिम्टम अपीयर होगा वो होगा हमारा सोर थ्रोट, और या तो ये वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर बैक्टीरियल होगा। क्रोनिक की बात करें तो ये पर्सिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होता है फेरिंग्स का, यानी कि एक बार कॉज हो गया तो ये लंबे समय तक परसिस्ट करता है। इट इज़ कॉमन इन अडल्ट्स हु वर्क फॉर लिव इन डस्टी सराउंडिंग, सफर्स फ्रॉम क्रोनिक कफ एंड हैबिचुअल यूज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। तो ये कंडीशन उनमें देखने को मिलती है जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो डस्टी सराउंडिंग में वर्क करते हैं, जैसे कि माइंस हो गया या फिर
फैक्ट्रीज़ हो गई और क्रोनिक कफ से ये सफ़र करते हैं। क्यों? और इसीलिए भी क्योंकि हैबिचुअल यूज़ ऑफ अल्कोहल और टोबैको भी लीड करता है टू क्रोनिक फेरेंजाइटिस। तो ये हो गई हमारे 2 टाइप्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि कैसे कैसे की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जो मैंने आपको पहले के कॉजेज़ बताए, मे बी इट कैन बी अ वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जन, टॉक्सिन, किसी भी कारण अगर ये कॉज से डेवलप हो रहा है फेरेंजाइटिस, तो जैसे ये कॉजेटिव फैक्टर आएगा, इससे क्या होगा, इन्वेजन होगा। कहाँ पर? फेरिंग ग्लैंड की म्यूकोसा पर। तो वहाँ पे इन्वेजन होने के कारण कुछ भी, ऑब्वियसली अगर नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है और कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगी और उस कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा फेरिंग्स का। तो दिस इज़ अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अगर बात करें हम साइन और सिम्टम का, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा सोरनेस, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा थ्रोट पेन, जो और वर्स हो सकता है जब आप स्वैलो करोगे कोई भी चीज़ को, कोई भी खाने की चीज़ को, तब। फिर आ जाता है रेडनेस, तो जो बैक ऑफ द थ्रोट होता है वो कैसा अपीयर करेगा, रेड और इन्फ्लेम्ड। इसके साथ साथ स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स देखने को मिलेगी, और होर्सनेस, यानी कि जो वॉइस रहेगी वो होर्सी हो जाएगी, थोड़ी रैप्सी हो जाएगी। इसके साथ साथ फीवर, कफ और हेडेक भी देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो सबसे पहले आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री। इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे वो सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कितना सीवियर है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू समवन विद अ थ्रोट इन्फेक्शन। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर विल एग्जामिन द थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड साइंस फॉर इन्फ्लेमेशन, जैसे कि रेडनेस या फिर वाइट पैचेस तो प्रेजेंट नहीं है ये। फिर आ जाता है स्ट्रेप थ्रोट टेस्ट, यानी कि अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस है, तो वो एक रैपिड स्ट्रेप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो इन्वॉल्व करता है स्वैबिंग द बैक ऑफ द थ्रोट, जिससे वो चेक कर पाएँ कि जो स्पेसिमेन है उसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। फिर द डी इज़ दी थ्रोट कल्चर। कुछ केसेस में अगर रैपिड जो स्ट्रेप टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, बट स्ट्रेप थ्रोट स्टिल सस्पेक्ट किया जाता है, तो थ्रोट कल्चर परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व कलेक्टिंग अ थ्रोट स्वैब एंड सेंडिंग इट टू द लेबोरेटरी फॉर फर्दर टेस्टिंग, फर्दर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो दीज आर दी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। कौन आ जाए अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फेरेंजाइटिस मे बी कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया और अ वायरस। तो अगर वायरल फेरेंजाइटिस की कंडीशन है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन देंगे। पेन और फीवर के लिए ओवर द काउंटर थ्रोट लोजेंजेस और स्प्रेज देंगे फॉर सूदिंग द थ्रोट। और अगर बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है, तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड, और जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होती है वो होती है हमारी पेनिसिलिन, एग्जांपल एमोक्सिसिलिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर जो पेशेंट है इफ़ ही इज़ एलर्जिक टू द पेनिसिलिन, तो जो अलग ऑल्टरनेटिव होंगे वो हो सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। फिर थ्रोट इरिटेशन के लिए ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लाइक एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन। हार्ड कैंडीज देंगे टू सूट द थ्रोट। ह्यूमिडिफायर्स और सलाइन गागल्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू रिलीव द पेन। फिर आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कुछ केसेस में सीवियर इन्फ्लेमेशन और एलर्जीज देखने को मिलती है, तो उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो रहते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन हो गया, जिससे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए। और एंटी फंगल्स में हम देते हैं निस्टैटिन एंड फ्लूकैनाजोल। फिर अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो नंबर 1 इज़ द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि आप बेड पर ही रहें इन द फेब्राइल स्टेज ऑफ इलनेस पे, और फ्रीक्वेंटली रेस्ट लें। नंबर 2, जो भी टिश्यू यूज्ड हो गया है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, जिससे जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का वो प्रिवेंट हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to examine the skin once or twice daily for possible rash, because acute pharyngitis may precede other disease। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली स्किन का क्या हो, डेली इंस्पेक्शन हो रैशेस के लिए, या फिर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे क्योंकि उस कारण दूसरा डिजीज़ भी अकर हो सकता है। इसके अलावा वार्म सेलाइन इरिगेशंस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द लेजन एंड द डिग्री ऑफ द पेन। तो सेलाइन इरिगेशंस भी हम यूज़ करते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ हीट दैट इज़ अप्लाइड।
Irrigating the throat properly is an effective means of reducing spasm in the pharyngeal muscles and relieving soreness of the throat. तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, एक अच्छा तरीका है जिससे सोरनेस को रिलीव कर जाए और फेरेंजियल मसल भी रिलैक्स हो जाए और स्पैज़म में रिड्यूस हो जाए. न्यूट्रिशनल थेरेपी की बात करें तो एक सॉफ्ट और लिक्विड डाइट प्रोवाइड करना, कूल बेवरेजेस, वार्म लिक्विड्स एंड फ्लेवर्ड फ्रोजन डेजर्ट्स आर ऑफन सूदिंग फॉर सोर थ्रोट. In severe situation, IV fluids may be needed. Otherwise, patient is encouraged to drink as much as fluid possible. कि मतलब आप जितना पानी और जितना फ्लूइड ले सकते हो उतना प्रोवाइड किया जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेरेंजाइटिस. सारी चीज़ें कवर हो गई हैं. एंड यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट डाउन. एंड फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.